वो डीप ब्लू का म्यूटेंट अपने पार्टिकल्स को इकट्ठा करता है, जिसके बाद वो मंकी को पकड़ लेता है और वो मंकी को जमीन के अंदर ले जाके अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है। जीमा बोलती है कि फिनिक्स तुम ये सब देखना बंद करो और अब तुम मजा चखो मेरे नाइट क्रो ड्रीमलैंड का। वो अटैक फिनिक्स को हिट करता है, जिसकी वजह से वो उसके ड्रीमलैंड में फंस जाती है। जीमा बताती है कि इस वर्ल्ड को मैंने बनाया है अपनी मेंटल स्पिरिट की मदद से और अब तुम इस वर्ल्ड से बाहर नहीं आ सकती। पर फिनिक्स उसके ड्रीमलैंड को तोड़ देती है। जीमा बोलती है कि सिर्फ रैंक 3 के इलाइट्स वही लोग स्ट्रगल कर पाते हैं मेरी एबिलिटी से हिट होने के बाद। फिनिक्स दोबारा से जीमा के एक और ड्रीमलैंड में फंस जाती है और उस ड्रीमलैंड के अंदर कुछ मॉन्स्टर फ्लावर फिनिक्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो जीमा बोलती है कि मुझे पहले से ही पता था कि कोई भी मेरे इस ड्रीमलैंड के अंदर से बच के नहीं निकल सकता। पर फिनिक्स फिर एक और बार उसके ड्रीमलैंड से बच जाती है। तो जीमा बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर से वो उसको एक और ड्रीमलैंड में फंसाती है, पर फिनिक्स एक और बार उस ड्रीमलैंड को तोड़ देती है। ऐसे ही जीमा उसे फंसाती जाती है और फिनिक्स उसके ड्रीमलैंड्स को तोड़ते जाती है। जीमा बोलती है कि अब तुम और हैंडल नहीं कर सकती, चलो अब तुम मुझे ये बोल दो। पर फिनिक्स एक बार फिर उसके ड्रीमलैंड को तोड़ देती है। जीमा बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं रैंक 3 के काफी ज्यादा करीब हूँ। फिनिक्स जीमा पे अटैक करती है। जीमा बोलती है कि आखिर तुम इंसान हो कि कोई मॉन्स्टर। फिनिक्स जीमा से बोलती है कि आखिर तुम्हारा असली नाम क्या है। तो जीमा बताती है कि उसका नाम है मडियाना पैसी। फिनिक्स कहती है तो मडियाना पैसी, अब मैं जजमेंट स्टार्ट कर रही हूँ। तुमने क्राइम किया है, इसलिए अब तुम्हें फायर पनिशमेंट मिलती है। जिसके बाद वो जीमा को जलाने लगती है। जीमा अपने डीप ब्लू की फॉर्म में वापस आती है। वो बोलती है कि यहाँ पे को लीडर है, इसलिए मुझे यहाँ से भागना होगा और अगर ये मिशन फेल भी हो जाता है तो मुझे इतनी ज्यादा बुरी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। यांग कहता है कि तुम इतनी आसानी से भागना चाहती हो, मैंने लकीली इस पूरी जगह को अपनी मेंटल स्पिरिट से सील कर रखा है। क्रिस ग्रीन बोलता है कि हमारे एनिमी को इतनी आसानी से भागने मत दो। फिर वो अपनी एबिलिटी यूज करता है, जिसकी वजह से वो जीमा को ट्रैप कर लेता है। क्रिस जीमा को पकड़ने जा रहा होता है, पर तब तक वहाँ पे यांग आ जाता है और वो जीमा को उससे पहले ले लेता है। क्रिस बोलता है कि ब्रदर यांग, तुम काफी ज्यादा स्किल्ड हो, तुमने हमारे पकड़े हुए एनिमी को भागने नहीं दिया, मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ। और हम लोग देखते हैं जीमा को, जो कि उसी के अंदर मर जाती है। यांग बोलता है कि ये बास्टर्ड, अगर इसने अपनी वैम्पायर एनर्जी यूज नहीं की होती तो मैं इससे और भी क्वेश्चन पूछ सकता था और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मैं डीप ब्लू रेस के लोगों की एबिलिटी ले सकता हूँ। तो यांग अपनी एबिलिटी यूज करता है, जिसके बाद उसे एक एस रैंक की एबिलिटी मिलती है, जिसका नाम होता है डीप ब्लू सी ब्लड लाइन। यांग बोलता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि इस बार उसे काफी कुछ मिला है। फिनिक्स वहाँ से जाते जाते बोलती है कि इस जगह का मैटर सॉल्व हो चुका है और अब वो लोग फिर मिलेंगे। हम देखते हैं मंकी को, जो कि उस अटैक में मरा नहीं होता है। मंकी बोलता है कि ये आखिर कितना गंदा है और वो जाते जाते बोलता है यांग से कि बच्चे, बाकी का काम मैं तुम पे छोड़ता हूँ। हम देखते हैं गुआन को, जिसके पास यांग आता है और वो उसे स्काई साइलेंट स्टार मास्क देते हुए बोलता है कि मुझे उम्मीद है कि आप इसका ठीक से यूज करेंगे। गुआन वो मास्क ले लेता है। यांग फिनिक्स से बोलता है कि हमारा मास्क आखिर कितने लोगों को मिल चुका है। फिनिक्स बताती है कि फ्रीडम यूनियन सी टेरिटरी के 6 लोग हैं, हीरो सी टेरिटरी के 3 लोग हैं, स्टील ब्लड सी टेरिटरी के और चावस सी टेरिटरी के 2 लोग हैं। और इन सब बातों को छोड़ के हीरो सी टेरिटरी के अंदर एक ऐसा पर्सन है जो आपसे फेमिलियर है, डीमन ड्रैगन। यांग बोलता है कि आखिर वो बंदा 4 सी टेरिटरी कब आया। तो फिनिक्स बोलती है कि क्या आप उसे यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं। यांग बोलता है कि नहीं, अगर वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा तो ये हमारे लिए ही प्रॉफिटेबल होगा और मैं लोग का इस्तेमाल करना जानता हूँ। इस बार हम लोगों को काफी ज्यादा एस रैंक की एबिलिटी मिली है, इसलिए हम लोग वर्चुअल वर्ल्ड क्यूब की एबिलिटी को एसएस रैंक तक अपग्रेड करेंगे। यांग फिर अपनी उस एबिलिटी को अपग्रेड करता है, जिसकी वजह से वो एक एसएस रैंक की एबिलिटी हो जाती है। यांग बताता है कि इस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स चीजें ही रह सकती हैं और लिविंग थिंग चीजें जो भी इसके अंदर जाएगी वो सब मर जाएंगी। यांग अपनी एबिलिटी लकी गेट का यूज करता है, जिसकी वजह से उसके सामने एक पोर्टल आता है। उसके अंदर वो एक फिश डालता है और जब वो उसे बाहर निकालता है तो वो फिश मर चुकी होती है। यांग बताता है कि उसे ऐसा लगता है कि जो भी चीजें वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर जाती है वो वर्चुअल वर्ल्ड उनकी लाइफ फोर्स को छीन लेता है। और अगर कैसा हो कि मैं इसे एक अटैक मेथड की तरह यूज करूं, जिसके बाद यांग वो लकी गेट एक फिश के ऊपर ओपन करता है। यांग बताता है कि वर्चुअल स्विल एक स्पेशल टाइप का अटैक है, ये किसी भी एनिमी के किसी भी अटैक को एब्जॉर्ब कर सकता है।
यांग बताता है कि हमारी जजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नया ज़ोडिएक पिग और वो एसएस रैंक की वर्चुअल क्यूब एबिलिटी यूज करेगा और ये कोई बुरी कॉम्बैट एबिलिटी नहीं है और अब मुझे पिग को डिजाइन करना स्टार्ट करना चाहिए। जिसके बाद हम लोग देखते हैं पिग को। फिनिक्स पिग को बताती है कि उसे एक नई रिपोर्ट मिली है। हीरो एसोसिएशन दूसरी दुनिया के लोगों को पकड़ रही है ताकि वो लोग दूसरी दुनिया का अटेंशन खींच सके अपनी तरफ। पिग बोलता है कि डीप ब्लू रेस भी दूसरी दुनिया के लोग हैं और उन लोगों को इनका ध्यान नहीं खींचना चाहिए था। यांग सोचता है कि डीप ब्लू रेस के लोग और ओसिड प्लेन के लोग ये दोनों एक तरफ के नहीं है क्योंकि इन दोनों की एबिलिटी काफी ज्यादा अलग है। फिनिक्स बोलती है कि हाँ एक और बात, रोंग, क्वान, फाई और सील्ड सॉर्ड यहाँ पे पहुंच चुके हैं टर्टल पैलेस के अंदर। पिग बोलता है कि आखिर तुमने ये सब बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। हम लोग देखते हैं टर्टल पैलेस का सीन जहाँ पे वो लोग पहुंच गए होते हैं। सील्ड सॉर्ड बोलती है कि एबिलिटी मेडिसिन को एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पे काफी सारे मिशन है। क्वान बोलती है कि तुम्हें एक डी रैंक की एबिलिटी मेडिसिन लेने के लिए 450 पॉइंट्स लगेंगे और तुम्हें पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा और अगर तुम 18 मॉन्स्टर्स को मारोगे तो तुम कहीं जाके एस रैंक एबिलिटी मेडिसिन एक्सचेंज कर पाओगे। रोंग बोलती है कि ये तो काफी ज्यादा हार्ड है। फाई बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, इस प्लेस के अंदर और भी ज्यादा मिशंस है जैसे कि असैसिनेशन, किसी चीज को कलेक्ट करना, किसी को रेस्क्यू करना और उनके रिवॉर्ड्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं और वो कई आसान है किसी मॉन्स्टर को मारने से। तभी वहाँ पे आवाज आती है कि सब लोग शांत हो जाओ। हम देखते हैं वहाँ पे योजी आ गया होता है। योजी बोलता है कि मैंने आज आपको यहाँ पे इसलिए बुलाया है ताकि आप लोग ज़ोडिएक प्लान समझ सको और लोन डेब्ट है जो कि आपका बेनिफिट होगा। सील्ड सॉर्ड बोलती है तो क्या हम उससे पहले एबिलिटी मेडिसिन ले सकते हैं, तो योजी बोलता है कि हाँ। जिसके बाद वो अपनी एक एबिलिटी लिस्ट निकालता है उनके सामने और वो बोलता है कि आप लोग इनमें से अपनी फेवरेट एबिलिटी चुन लो। योजी बोलता है कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के मेंबर काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे तो वो लोग इन्फॉर्मेशन जल्दी इकट्ठी कर सकते हैं, जिसके बाद ह्यूमंस बाहर की दुनिया के लोगों को आराम से हरा सकते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है बनाना आइलैंड के पोर्ट का सीन। एक बटलर यांग को समझाता है कि ये आइलैंड उनका लास्ट आइलैंड है जब तक वो लोग BO5 डिफेंस लाइन तक नहीं पहुंच जाते। यांग बोलता है कि ये रिवर कितनी ज्यादा सुंदर है। वो बटलर बताता है कि इस रिवर का नाम है मून रिवर और ये ग्रेटेस्ट वाटर सोर्स है बनाना आइलैंड की, और कहा जाता है कि जो भी इस मून रिवर का पानी पीता है वो लकी बन जाता है। यांग बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी इस पानी को ट्राई करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो उस पानी को ट्राई करने जा रहा होता है पर वो तभी देखता है कि उसके अंदर डीप ब्लू के पार्टिकल होते हैं। यांग बोलता है कि मैंने फाई के ड्रीम में देखा था इस थर्ड इमेज के बारे में। आखिर इस आइलैंड पे चल क्या रहा है और आखिर क्यों डीप ब्लू रेस के लोगों ने उस ब्लू पाउडर को इस मून रिवर के अंदर डाला। यांग बोलता है कि अंकल फू आखिर ये मून रिवर का मेन सोर्स कहाँ पे है, तो अंकल फू बताते हैं कि बनाना आइलैंड के जी कोंग माउंटेन के मिडिल सेक्शन से ये रिवर आती है। हम देखते हैं यांग को जो कि उस जगह पे पहुंच जाता है और वो बोलता है कि इस पानी की डेंसिटी को देखते हुए मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर नॉर्मल पीपल भी इस पानी को आधे साल तक पिएंगे तब भी वो म्यूटेड फॉर्म में नहीं पहुंच पाएंगे। यांग बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर डीप ब्लू रेस के लोग क्या सोच रहे हैं। यांग बोलता है कि क्यों ना मैं यहाँ पे अपना एक सीक्रेट बेस बना लूं जी कोंग माउंटेन के ऊपर, जिसकी मदद से मैं आराम से पता लगा पाऊंगा कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। हम देखते हैं तभी वहाँ पे स्नेक आ जाता है। यांग बोलता है कि स्नेक तुम्हें ध्यान देना है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है नंबर 7 चेन आइलैंड BO5 डिफेंस लाइन का सीन जहाँ पे कुछ शिपमेंट उतर रहा होता है और हम लोग देखते हैं फिर उस आइलैंड की कुछ हायर अथॉरिटी को, जिसके अंदर पहला होता है जेम कलेक्टर, दूसरा नाम होता है डुआन ली बैंक का और तीसरा नाम होता है फ्लेम फाइटर का। ली बैंक बोलता है कि आखिर उस हॉनरेबल ऑर्गेनाइजेशन से कौन आया है, क्या वो लॉर्ड योजी है या फिर लॉर्ड मंकी। यांग बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे भेजा है टेम्पररी कॉन्स्टिलेशन को ताकि मैं इस BO5 डिफेंस लाइन को गार्ड कर सकूं। ली बैंक बोलता है कि कोई भी ज़ोडिएक यहाँ पे नहीं आया, सिर्फ तुम यहाँ पे आए हो। तो यांग बोलता है कि मैं इन्हें नहीं बता सकता कि मैं ही मंकी हूँ, योजी, यहाँ तक कि माओ रैबिट भी, और जो मेरे पीछे 3 लोग खड़े हैं वो लोग भी एस रैंक एबिलिटी यूजर्स हैं। ली बैंक बोलता है कि ब्रदर यांग एस रैंक ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये सब वर्ड से प्रूव नहीं किया जा सकता। जेम कलेक्टर बोलता है कि ये लोग एस रैंक के हैं या नहीं है ये सिर्फ तभी पता चल सकता है जब हम लोग इन लोगों को टेस्ट करें, और हम सब लोग बैटलफील्ड में लड़ेंगे तो क्यों ना हम लोग पहले ही एक दूसरे को चेक कर लें। फ्लेम फाइटर बोलता है कि ये लड़कियां काफी ज्यादा पतली हैं और मैं इनसे नहीं लड़ूंगा, अगर मैंने इनके हाथ पैर तोड़ दिए तो मैं उसके लिए पे नहीं करूंगा। यांग बोलता है कि आप लोग इनमें से किसी को भी चुन सकते हो और अगर आप लोग जीत गए तो मैं आपको ब्राइट ग्लव्स दे दूंगा। जेम कलेक्टर बोलता है तो फिर ठीक है, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, और हम लोग देखते हैं कि वो सील्ड स्वॉर्ड होती है। जेम कलेक्टर बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पहले ही हार मान लेता और ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा अगर तुम्हें चोट लग गई। जिसके बाद वो अपने जेम्स बाहर निकालता है और सील्ड स्वॉर्ड के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे फेस पे अटैक नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक जेंटलमैन हूँ। सील्ड स्वॉर्ड बोलती है कि अगर तुमने भी वही चीजें एक्सपीरियंस की
होती जिससे मैं गुजरी हूँ तो तुम्हें पता चलता है कि ये वर्ड्स कुछ भी मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं। जिसके बाद शील्ड स्वॉर्ड उसके अटैक से बच रही होती है और वो अपने आप को पावर अप करती है, जिसकी वजह से उसकी तलवार पूरी तरीके से चार्ज हो जाती है और वो उसकी जेम्स की शील्ड को काट देती है। शील्ड स्वॉर्ड अपनी स्वॉर्ड जेम कलेक्टर के सामने रख देती है। ली बैंग बोलता है कि बस अब इस लड़ाई को रोक दो और क्यों ना अब हम लोग हमारे कमांडर के मेंशन चले, प्लीज आप लोग मेरे पीछे आइए। यांग बोलता है कि इस दुनिया में लोगों से बात करने के लिए आपके पास ताकत होनी चाहिए।